Hello students, our today's topic is total internal reflection. Now let's start with its definition. What is total internal reflection? It is the phenomena of reflection of light into a denser medium from an interface of this denser and rarer medium. बेटा अब इसको ध्यान से समझो। अब तक तो हम टॉपिक रिफ्रैक्शन ही कर रहे हैं, लेकिन ये रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन कहाँ से आ गई, ये अब हमने ध्यान से पढ़ना है। कि सपोज एक रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, जब वो इंटरफेस पे होगी, वैसे तो रिफ्रैक्ट करके उसके रेयर मीडियम में जाना चाहिए, लेकिन कई बार कुछ ऐसे एंगल के कारण ये रे क्या करती है, दूसरे मीडियम में नहीं जाती, वो वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसी को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेटा अब इसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे कि कैसे रे के एंगल चेंज करने पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर करती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट से ओ से डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ एक रे जा रही है। इट इज नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस किसको बोलते हैं, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, या बोल सकते हैं व्हेन रे ऑफ लाइट इज मूविंग अलोंग द नॉर्मल। ठीक है, तो ये तो सीधा पास आउट कर गई। अब हमने एक और नॉर्मल ले ली। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बेटा, I1। जब डेंसर टू रेयर मीडियम में रे जाएगी, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, R1, और R1 is greater than I1. Why? Because when the ray is moving from denser to rarer medium, it moves away from the normal. Away from the normal means angle of refraction will be greater. अब बेटे हमने एक और रे ली। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 is greater than I1। इसका मतलब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फिर से क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। नाउ R2 is greater than I2 because from moving denser to rarer medium, ray will move away from the normal। ये मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ ताकि ये दिमाग में सेट हो जाए कि कैसे रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो कैसे बिहेव करती है। नाउ अब एक पॉइंट ओ ले लिया, यहाँ पे हमने रे इंसिडेंट कराई, ये एंगल I2 से ग्रेटर होगा। अब बेटे जब ये रिफ्रैक्शन होगी तो अगेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ग्रेटर। तो अब एक ऐसा एंगल आ जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल, कि जब रे रिफ्रैक्ट होगी तो वो किस अलोंग जा रही है, वो इंटरफेस के अलोंग ही जा रही है। वहां पे रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। मतलब रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ता बढ़ता इंक्रीज होता होता कितना इंक्रीज हो गया, अप टू 90 डिग्री। हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहे थे, उसके कारण एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होता गया, इंक्रीज होता गया। और एक पॉइंट ऐसा आ गया जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन गया, 90 डिग्री, तब एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल को अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा, एक ऐसा एंगल जहां पे जाके रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाए, 90 डिग्री। अब अगर मैं ये रे फॉल कराऊं तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, इट विल बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल पे रे क्या थी, 90 डिग्री पे मूव कर रही थी, है ना। जब 90 डिग्री पे मूव की, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस तो मेरा ग्रेटर हो गया, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो क्या लग रहा है, रिफ्रैक्टेड रे जिसने दूसरे मीडियम में जाना था अब कहाँ पे जाएगी, R से R इक्वल टू 90 था यहाँ पे एंगल, तो इससे भी ज्यादा एंगल पे ही रिफ्रैक्ट करना चाहेगी। तो इससे ज्यादा एंगल किस साइड बनेगा बेटा, इनटू द डेंसर मीडियम। तो देखो ये रे वापस डेंसर मीडियम में आ गई। तो इस
फिनोमिना को क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि जब डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ रे जा रही हो और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, तो वापस वो किस मीडियम में आ जाती है? डेंसर मीडियम में। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए देयर आर टू एसेंशियल कंडीशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कंडीशन इज रे शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। अगर रे रेयर टू डेंसर आ रही है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कभी भी नहीं होगा। हमेशा कब होगा बेटे? व्हेन द रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और रे वापस ही कौन से मीडियम में आ जाएगी? डेंसर मीडियम में। और दूसरा, angle of incidence in denser medium should be greater than the critical angle for the pair of media in contact। जो भी मीडियम इन कॉन्टैक्ट है, सपोज वाटर एयर है या ग्लास वाटर है, ठीक है, ग्लास एंड एयर है, ये सारे मीडियम अलग अलग का कॉन्टैक्ट बन रहा है। अगर मीडियम अलग अलग है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल जब हम ले रहे हैं तो वो भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। हर एक मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा बेटा? चेंज होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए अगर हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए। क्लियर? So there are two important conditions. One is ray should travel from denser to rarer and angle of incidence should be greater than the critical angle. अगर क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करना चाहें, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम कॉरस्पॉन्डिंग टू विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन रहा था बेटा? 90 डिग्री। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, क्रिटिकल एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं सी पे, और इसकी वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मीडियम पे। ठीक है, दो मीडियम आपस में कौन कौन से कांटेक्ट में है? एयर वाटर है, वाटर ग्लास है, या एयर ग्लास है, ये कौन सा मीडियम आपस में कांटेक्ट है, उसी पे डिपेंड करेगा क्रिटिकल एंगल। अब हम क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपस में रिलेशन फाइंड आउट करें। हम बता रहे हैं कि क्रिटिकल एंगल नेचर पे डिपेंड करता है, और हर एक मीडियम को अगर उसके नेचर पे डिपेंड करना है तो उसको हम एक और प्रॉपर्टी भी बताते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो भी क्या बताती है? मीडियम की नेचर बताती है। तो इसका मतलब क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपस में किसी कारण पे आपस में रिलेटेड होंगे। तो हम वही रिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। सो व्हेन आई इज इक्वल्स टू सी, आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें पता है। जब क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा इंसिडेंस एंगल, तो रिफ्रैक्शन एंगल किसके बराबर होगा बेटा? 90 डिग्री पे। स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। पॉइंट ओ पे हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया तो क्या आ गया? म्यू बी साइन सी, म्यू ए साइन 90 डिग्री। ठीक है, म्यू बी कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। अगर ग्लास है तो म्यू जी लिख सकते हैं, अगर वाटर है तो म्यू डब्ल्यू लिख सकते हैं, जो मर्जी हम ले लें। साइन 90 इज 1, तो वैल्यू 1 आ गई। अब रेशो म्यू बी ओवर म्यू ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी, और इसको क्या लिख सकते हैं? relative refractive index of medium B with respect to A, and it is equals to 1 by sin C। तो बेटा अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पता है, यहाँ पे हम म्यू बी और म्यू ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? साइन सी की, और उससे हम क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? अलग होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा तो क्रिटिकल एंगल भी क्या होगा बेटा? अलग होगा। So mu depends upon wavelength. So critical angle for the same pair of media in contact will different for different colors. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे। वेवलेंथ हर एक कलर की अलग अलग होती है। तो अगर हम दो, सपोज वाटर और एयर का इंटरफेस ही यूज कर रहे हैं, और दो कलर ले लिए हमने, एक रेड ले लिया एक वायलेट ले लिया, दोनों का वेवलेंथ अलग है, तो दोनों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होगा,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा तो दोनों के लिए क्रिटिकल एंगल भी क्या होगा बेटा, अलग होगा। इज इट क्लियर? नाउ we are moving to some applications of total internal reflection. बेटा these applications are very important. ये पूरा क्वेश्चन ही ऐसे आता है कि what is total internal reflection, what are its essential conditions, what is critical angle, ऐसे 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। कई बार आता है what is total internal reflection, its essential condition and give one application of this total internal reflection. क्लियर? तो ये इन जो ये एप्लीकेशंस अब हम करने लगे हैं ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे बेटा क्या देख रहे हैं, द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इट इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो डायमंड है जब उसको लाइट में रखते हैं तो वो शाइन करता है, चमकता है वो, ठीक है। इसकी ये चमक, इसकी ये ब्रिलियंस किसके कारण है, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब कैसे, म्यू फॉर डायमंड इज 2.42, जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू क्या है 2.42, और क्रिटिकल एंगल जो बनता है डायमंड और एयर इंटरफेस का वो इसकी वैल्यू क्या है बेटा 24.4। अगर हमें किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो उससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डायमंड इतना महंगा क्यों है, बेसिकली उसकी कटिंग के कारण, है ना। उसके यहाँ पे मैंने एक डायग ली हुई है, देखो यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट कट्स हैं, ठीक है। और इस डायमंड को इस तरीके से कट किया जाता है कि जब भी रे एंटर करे, जब भी रे डायमंड में एंटर कर जाए तो हमेशा किस एंगल से ग्रेटर फॉल करे, इंसिडेंस एंगल क्या हो, ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल कितना है बेटा 24.4। अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे वो फॉल करेगी, इंसिडेंट करेगी, तो क्या होगा वहां पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट आई यहां से, फिर इंटरनल रिफ्लेक्ट होके वापस डायमंड में ही चली जाएगी, यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई फिर डायमंड में चली जाएगी, काफी रिफ्लेक्शंस के बाद शायद वो बाहर निकलेगी। कई बार तो हो सकता है लाइट इतनी इंटेंसिटी ना ही हो तो वो अंदर ही डाई आउट कर जाती है, ठीक है। तो जहां जहां पे रिफ्लेक्शन हो रही है तो वहां से क्या दिखाई देगी, चमक दिखाई देगी। क्लियर? सो बेसिकली व्हाई डायमंड शाइन्स, it is due to the total internal reflection. Is it clear? Now moving to the next application. पहले ये देखो यहाँ पे अलग अलग कलर दिख रहे हैं हमें, है ना, शाइन दिख रही है उसकी, ये सारी शाइन इट इज बिकॉज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, now moving to the next application, it is mirage. Mirage is very common phenomena. बेटा जब भी हम जैसे बहुत गर्मी हो, रोड पे जा रहे हों, किसी बाइक जैसे हम किसी कार या किसी बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो बहुत आगे हमें ऐसा लगता है जैसे पानी हो, वो सिर्फ पानी की इल्यूजन है, सिर्फ हमें दिखाई दे रहा है लेकिन एक्चुअली वहां पे कोई भी पानी नहीं होता। दैट इफेक्ट इज कॉल्ड मिराज। लेकिन डेजर्ट्स में क्योंकि वहां पे धूप भी बहुत ज्यादा होती है और वहां पे कोई भी डेंसिटी पॉपुलेशन की भी बहुत कम होती है, तो वहां पे मिराज का इफेक्ट बहुत ज्यादा दिखता है, ठीक है, बड़ा इफेक्टिवली दिखता है। तो मिराज बेसिकली क्या है, इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन विच अकर्स यूजुअली इन डेजर्ट ऑन हॉट समर डेज। मिराज में क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट इन्वर्टर दिखाई देता है। जैसे हम कोई पेड़ की एग्जांपल लें, वो किसी पानी पॉन्ड के किनारे पे है, तो जब हम पानी में देखेंगे तो उसकी एक उल्टी इमेज, इन्वर्टेड इमेज हमें दिखाई देगी, ठीक है। वो इन्वर्टेड इमेज क्यों दिखाई देती है, पानी के कारण। लेकिन अगर डेजर्ट में है, वहां पे कोई पानी नहीं है और एक पेड़ खड़ा है, दूर से अगर हम देखें तो हमें उसकी एक इन्वर्टेड इमेज दिखाई देती है, जैसे इस डायग्राम में हमें दिख रहा है।
यहाँ पे तो कोई पानी नहीं है, फिर भी हमें ये इल्यूजन क्यों दिख रहा है? दिस इल्यूजन इज बेसिकली मिराज। और अब इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये दिख क्यों रहा है। जब भी बेटे गर्मी में बात कर रहे हैं, हॉट समर डे की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है अर्थ का सरफेस जो है वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। तभी हम नंगे पैर नहीं चल सकते, बहुत ज्यादा गर्मी में हम जैसे हम फ्लोर पे नंगे पैर नहीं चल सकते क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम हाइट पे ऊपर जा रहे हैं, एयर क्या होती जाएगी बेटा? अपर लेयर में टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। जैसे लेयर्स बन जाती, कैसे? सरफेस के पास जो टच कर रही है, सरफेस को एयर टच कर रही है, वो भी गर्म होके वो हल्की हो जाएगी, ठीक है। उसके ऊपर वो कम गर्म होगी, उसके ऊपर वाली लेयर कम गर्म होगी, ऐसे ऊपर जाते जाते टेम्परेचर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो वो हल्की भी कम होगी, या कह सकते हैं अगर टेम्परेचर कम होगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर? तो आपस में ही जो एयर की लेयर्स हैं वो डेंसर और रेयरर का काम करने लग जाती है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे इन लेयर्स की बात करें, ऊपर वाली लेयर इज मोर डेंसर देन लोअर लेयर, फिर अगर ये वाली लेयर की बात करें देन इट इज डेंसर देन इट्स बिलो लेयर, है ना। तो ऐसे ही रिस्पेक्टिवली डेंसर और रेयरर का मीडियम बन जाता है। यहाँ पे अब सन की रे किस पे फॉल कर रही है? इस ट्री पे। और इसने ये इस ट्री को देख रही है, बहुत दूर खड़ी है और इस ट्री को देख रही है। अब ट्री से रिफ्लेक्ट होके लाइट इस तक जब पहुंचेगी तभी हम उस ट्री को देखेंगे। अब ट्री से लाइट ट्रेवल कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। जब भी डेंसर टू रेयरर मीडियम जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे और एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज हो गया। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो ये ऐसे लाइट यहाँ पे इसके आईज तक पहुंच रही है, पर हमारी आईज हमेशा उसी लाइट को परसीव करती हैं और इमेज कहाँ पे बनाती हैं? जहां से वो स्ट्रेट आ रही हो। तो ये रे अगर पीछे एक्सटेंड करे तो कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है? ये इन्वर्टेड इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड इमेज, दैट इफेक्ट इज मिराज। क्लियर? बेटा इसको एक बार रीड कर लेना, जो भी यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है इसमें सारा कुछ यही एक्सप्लेन्ड है कि कैसे रिलेटिव लेयर्स में डेंसर और रेयरर का इफेक्ट आ जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने एसेंशियल कंडीशंस में ही ये किया था कि रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो एक पॉइंट पे आके एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ जाएगी, और जब इस रे को एक्सटेंड करेंगे तो हमें ट्री की इन्वर्टेड इमेज ही दिखाई देगी। इज इट क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन, इट इज ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर से पहले ये डायग्राम देखो। ये आजकल ऑप्टिकल फाइबर्स ही चलती है, कोई भी कम्युनिकेशन के लिए मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पे अगर ट्रैवल करना है तो ऑप्टिकल फाइबर्स में ही भेजा जाता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स ही यूज होती हैं। क्यों यूज होती है? क्योंकि इसमें जो मैसेज है, जो या कोई भी जो सिग्नल जा रहा है वो लॉस नहीं होता। क्यों नहीं लॉस होता? क्योंकि ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमेशा वो किधर ही रहता है? उस वायर में ही रहता है, बाहर नहीं जाता, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा, जैसे ये मल्टीपल लेयर्स दिख रही हैं आप लोगों को, एक लेयर जो इनसाइड जिसके अंदर लाइट जाएगी उसको क्या बोलते हैं हम? कोर। और उसके ऊपर जो ये मटेरियल लगा हुआ है उसको हम बोलते हैं क्लैडिंग। जो ये क्लैडिंग है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा क्योंकि ये मटेरियल अलग है,
और ये जो कोर है इसका मटेरियल क्या होगा बेटा, अलग होगा। अब आप लोग सोचो कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए या क्लैडिंग का ज्यादा होना चाहिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर शुड बी ग्रेटर। व्हाई? क्योंकि हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एसेंशियल कंडीशंस में ही ये किया था कि लाइट क्या होनी चाहिए, डेंसर टू रेयरर मीडियम में जानी चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। तो यहाँ पे बेटे जब लाइट इंसिडेंट कराई तो ऐसे एंगल पे कराई जिससे वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा इंसिडेंट एंगल पे फॉल करे। अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है इंसिडेंट एंगल, then it will be reflected back into the denser medium। क्लियर? तो कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। क्लियर? Light incident on one end of the fiber at some angle enters the fiber after refraction and strikes the core cladding interface at angle of incidence greater than the critical angle। जब angle of incidence critical angle से ज्यादा होगा तभी तो वो internal reflection होगी। तो जब भी यहाँ पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई, अब यहाँ पे भी इंटरफेस पे आई तो यहाँ पे भी इंसिडेंट एंगल क्या होगा, ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई। अगेन यहाँ पे स्ट्राइक की, यहाँ पे भी इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, अगेन इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द कोर। तो ऐसे ही वो जाती बाहर यहाँ से निकल जाएगी। तो this is the phenomena of total internal reflection. So today we learnt about the total internal reflection, its essential conditions and its important application. So that all was the topic beta. Thank you so much.